नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है। उसमें हमने अभी तक इस बुक के 17 लेसन हमने कंप्लीट किए, जिसमें पहला जो लेसन था वो था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, जिसमें हमने चर्चा किया था फ्रेंड्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के सारे एक्ट जितने भी आए वो हमने चर्चा की। फिर कुछ शुरुआती चैप्टर इसके आए भारतीय संविधान से संबंधित, जिसमें संविधान का निर्माण था, संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही संविधान के संशोधन, संविधान में संशोधन करने की प्रोसेस, ये सब भी हमने चर्चा की। उसके बाद मित्रों अंतर्राज्यीय संबंध आए, केंद्र राज्य संबंधों की भी चर्चा की, आपातकालीन शक्तियों के बारे में हमने चर्चा करी। इस प्रकार से पिछला जो लेसन हमारा था, लेसन नंबर 17, वो हमने कंप्लीट किया था राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, डिटेल से एक एक प्रावधान के हमने बहुत डिटेल से उसमें चर्चा करी और आई होप कि अच्छे प्रकार से वो लेसन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। जितने भी व्यूअर्स ने वो राष्ट्रपति का लेसन नहीं देखा तो बहुत जरूर इंपॉर्टेंट वो लेसन था। जरूर से मित्रों अलग से उस लेसन की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जरूर से उसको आप देख लीजिएगा। डायरेक्टली एग्जाम में जहाँ भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है इंडियन पॉलिटी में, तो राष्ट्रपति एक ऐसा चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर निकल करके आता है एग्जाम में, तो जरूर से उस लेसन को आप देखिएगा। आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो होगा उपराष्ट्रपति से संबंधित, वाइस प्रेसिडेंट की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है। और चर्चा स्टार्ट करें उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल का जो आइकन है, घंटी का बटन, उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और फ्रेंड्स अभी से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है जुड़ सकें। क्लियर। अब देखो चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो राष्ट्रपति हमने डिस्कस किया, नोट्स के माध्यम से भी हमने डिस्कस किया है और इस PDF के माध्यम से भी हमने डिस्कस किया। अब चर्चा स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या चर्चा इसमें क्या कहता है, तो ध्यान से सुनेगा। उपराष्ट्रपति के बारे में कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था राष्ट्रपति का, जब हमने चैप्टर डिस्कस किया तो उसमें मैंने कहा कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या? भारत का फर्स्ट सिटीजन जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और फिर दूसरा जो नागरिक होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आगे कहता है कि यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति का पद जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, क्योंकि जब वरीयता क्रम यानी एक वरीयता सूची फ्रेंड्स हमने बना रखी है, जिसमें सबसे ऊपर हम किसको रखते हैं, हम रखते हैं राष्ट्रपति को। पहले नंबर पर आता है वरीयता सूची में राष्ट्रपति, और दूसरे नंबर पर आता है उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पर आता है हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, और फिर पांचवें नंबर पर आता है पूर्व राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से वरीयता सूची जब हमने बनाई ना, तो वरीयता सूची में हमने सबसे पहले राष्ट्रपति को रख दिया, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा उपराष्ट्रपति का पद। और ये कह भी रहा है कि आधिकारिक रूप में उसका पद जो है राष्ट्रपति के बाद आता है। वही मैं कह रहा हूं कि पहले नंबर पर राष्ट्रपति और दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति। कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर हमने बनाया है। क्या? अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति का पद भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट का। तो उसी पद्धति को, उसी सिस्टम को हमने अपनाया, और उसी सिस्टम के आधार पर हमने भी एक उपराष्ट्रपति का पद बना दिया। क्लियर। तो ये एक सामान्य चर्चा हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जानी। अब देखो उसकी चर्चा करें कि उपराष्ट्रपति को चुनेंगे कैसे, यानी चुनाव अगर हमें उपराष्ट्रपति का करना है किसी भी देश में, अगर मान लीजिए मैं यानी इंडिया में अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव में करना, तो कौन कौन उसमें भाग लेंगे, तो उसकी चर्चा करते हैं। देखो क्या कहता है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। यानी इनडायरेक्टली रूप से हम राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति को भी चुनते हैं, यानी डायरेक्ट वोटिंग उसकी नहीं होती। जिस प्रकार से हमने बताया था कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मित्रों निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य हैं वो उस
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आती है तो राष्ट्रपति को हटाते हैं, तो उसमें केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने चर्चा करी थी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब हम महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आएंगे आर्टिकल 61 के माध्यम से, तो उसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होंगे, चाहे वो मनोनीत हों या वो चुने हुए हों, दोनों उसमें भाग लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमने बताई थी ना, ठीक है। अब देखो गौर से सुनेगा, जो सदस्य राष्ट्रपति को उठाएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सदस्य राष्ट्रपति को उठाएंगे वही सदस्य, यानी जो सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब हम महाभियोग लेकर के आएंगे और जो सदस्य उस महाभियोग में भाग लेंगे वही सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनने में भाग लेंगे। सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल सी ट्रिक आप याद रखना कि जो सदस्य राष्ट्रपति को उठाएंगे वो सदस्य उपराष्ट्रपति को चुन लेंगे। अब यही बात यहाँ पे निकल करके भी आएगी। सिंपल से तरीके में मैंने ये समझा दिया है कि कौन कौन इसमें भाग लेंगे। चर्चा स्टार्ट करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल के द्वारा हम उसको चुनते हैं। अतः निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों में अलग है। कैसे कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य होते हैं और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। वही बात आ रही है कि संसद के चुने हुए और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और जब हमने बताया था कि विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते। क्लियर? आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है। ध्यान रखना, जो सदस्य राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 के माध्यम से जब हम महाभियोग लेकर के आते हैं, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मैंने उसमें चर्चा भी करी थी। तो जो भी सदस्य महाभियोग में भाग लेंगे ना, वो सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनने में भाग लेंगे। और महाभियोग में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए और निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित यानी चुने हुए सदस्य और मनोनीत यानी नामांकित सदस्य राष्ट्रपति को उठाने में भाग लेते हैं। तो यही सदस्य जाकर के फिर उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। क्लियर? यानी दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर? आयोग के मित्रों, यहाँ तक की बात जो है आपको समझ में आई है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। कैसे? वही सिस्टम जो हमने राष्ट्रपति के लिए अपनाया था कि एकल संक्रमण मत सिद्धांत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके राष्ट्रपति को हम चुनते हैं, तो वही प्रोसेस हम उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए करते हैं। और ध्यान रखना, 4 चुनाव ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ मित्रों, 4 चुनाव ऐसे हैं कि उनमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का हम यूज करते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला है राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा है उपराष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा है राज्यसभा का चुनाव और चौथा है विधान परिषद का चुनाव। ठीक है, तो ये 4 चुनाव ऐसे हैं। इन चारों चुनावों में जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, यानी 4 चुनाव में कोई भी व्यक्ति जब जीतता है तो उसकी वोटिंग जो हम करवाते हैं वो इसी सिद्धांत के माध्यम से करवाते हैं। किसके माध्यम से? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से। और ये सिस्टम क्या होता है, ये डिटेल से मैंने राष्ट्रपति के चैप्टर में आपको समझाया था। ठीक है, तो पुनः मैं इसको यहाँ पे रिवाइज नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहता है कि एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है, यानी गुप्त सीक्रेटली उसका मतदान होता है। एकल संक्रमण मत सिद्धांत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हम जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और उसी तरह हम उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। और राष्ट्रपति के लिए भी यही बात लागू होती है कि राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाते हैं। तो ये सिमिलरिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें मान लीजिए कोई भी विवाद उठ गया। मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शर्तें हमने बताई कि उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मामला उठ गया कि उसकी आयु में कुछ दिन शेष है 35 साल में। तो चुनाव से संबंधित विवाद जब उठता है ना, तो उस विवाद को सुलझाता है कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, न कि हाई कोर्ट सुलझाएगा। क्लियर? और उसने जो डिसीजन दे दिया वो अंतिम निर्णय है, सभी को मानना पड़ेगा।
क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी हम उसके लिए ऐसा नहीं कह सकते कि चुनाव में सभी लोगों ने भाग नहीं लिया तो इस कारण से हम उसको चुनौती कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जितने लोगों ने इसमें भाग लिया है, जितने उसको वोट मिले, जितने मिनिमम उसको वोट चाहिए थे वो उसको मिल गए, तो उस व्यक्ति को हम जीता विजयी घोषित कर देते हैं। क्लियर। आगे कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए काम अवैध घोषित नहीं होंगे। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति बन गए, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति बन भी गए और उपराष्ट्रपति बनने के बाद 6 माह तक उपराष्ट्रपति ने काम भी कर लिया। क्लियर। अब 6 माह तक उपराष्ट्रपति ने काम तो कर लिया, लेकिन क्या हुआ कि कोई विवाद उत्पन्न हो गया कि उपराष्ट्रपति जो बना उसके पास ये योग्यताएं नहीं थी कि वो उपराष्ट्रपति का पद पर बने रहे। तो कोई भी मामला मान लीजिए उठ गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके चुनाव को, उसके निर्वाचन को इलीगल घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। तो उसने जो काम किया है ना उपराष्ट्रपति ने इस 6 माह में, वो काम भी फिर अवैध घोषित नहीं होंगे। क्लियर। यानी वो काम तो जैसे उसने जो भी काम किया है ना उसकी सबकी मान्यता होगी, यानी वो लीगल होंगे काम, वो वैध माने जाएंगे, वो काम भी अवैध नहीं होंगे। यानी चुनाव को आपने अवैध घोषित कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके काम भी अवैध हो जाएंगे, नहीं, उसके काम तो लीगल बने रहेंगे। केवल और केवल उसका चुनाव अवैध घोषित हुआ है तो उसका काम जो जितने भी उसने काम किए हैं अपने कार्यकाल में इस 6 माह में, सारे काम जो है उसके वर्तमान में लागू रहेंगे। क्लियर। आई होप कि ये बात जो है मित्रों आपको समझ में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है। मित्रों वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर करना, और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं हम कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर हो और उसमें कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास क्या क्या अहर्ताएँ यानी क्या क्या उसके पास एलिजिबिलिटी योग्यताएं होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति के पद पर, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में कैंडिडेट के रूप में बनने के लिए, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव में खड़े होने के लिए। तो देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उसकी आयु पूर्ण हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। और यही अहर्ताएँ अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो यही अहर्ताएँ, यही योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। केवल एक यहाँ पे डिफरेंस आता है कि उसको लोकसभा का सदस्य बनने के अहर्त हो, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पे राज्यसभा की जगह लोकसभा आ जाता है कि उसको लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और सारी योग्यताएं सेम एज इट इज रहती है कि भारत का वो नागरिक हो, 35 साल की उसकी एज हो जानी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य हो और वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर न होना चाहिए। क्लियर। तो ये बात भी मैंने आपको कंपेरिजन यहाँ करवाया कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको याद आप कैसे रखोगे? देखो, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप याद रख सकते हो कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो इस कारण से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। क्लियर। आई होप कि ये बात जो है आपको समझ में आई है। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो सारी प्रोसेस मित्रों जान रहे हैं हम कि आखिर चुनाव में व्यक्ति खड़ा होता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए तो क्या क्या प्रोसेस उसमें अपनाई जाती है, क्या योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कहता है कि इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब व्यक्ति नामांकन भरता है, फॉर्म भरता है, तो उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को RBI में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि मान लीजिए ऊपर जो मैंने योग्यताएं बताई है ना, तो ये योग्यताएं किसी व्यक्ति के पास है, ठीक है। अब वो चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो जैसे ही वो फॉर्म फिल करेगा, पहले तो अब फॉर्म फिल करेगा ना, तो उस फॉर्म फिल करने के साथ साथ उसके पास 20 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि उस
प्रस्ताव वो ला रहे हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को जो है उपराष्ट्रपति के लिए हम खड़ा कर रहे हैं, और 20 ही व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो उसका अनुमोदन कर रहे हो उस प्रस्ताव का। ठीक है, यानी 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उसके पास होने चाहिए, और 15,000 रुपये की राशि जो है वो जमानत राशि के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो जमा करवाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में हमने क्या देखा था मित्रों, जितने भी व्यूअर्स ने राष्ट्रपति का चैप्टर नहीं देखा ना, तो मित्रों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूर से उसको देख लीजिएगा। शायद इतना डिटेल से आपको किसी ने समझाया होगा। आप एक बार मेरे कहने से जाकर आप एक बार लेक्चर को सुनिए, आप खुद विश्वास करोगे कि डिटेल से मैंने वहाँ एक एक किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन आपकी रह ही नहीं सकती। ठीक है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको ये बात बताई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन भरने के लिए किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के साथ कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 रुपये की राशि वह भी जमा कराता जमानत राशि के रूप में आरबीआई में। लेकिन उपराष्ट्रपति के पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हम हटा सकते हैं, जिस पर लोकसभा की भी सहमति आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। क्लियर? अब यह क्या करना चाहता है, यह इस प्रकार से देखो, हमने राष्ट्रपति का चुनाव कर उपराष्ट्रपति का हमने चुनाव कर लिया। अब देखो, मिनिमम वोट अगर उसको नहीं मिलते हैं ना उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति की ये जो 15,000 रुपये की जो राशि है ना आरबीआई जो उसने जमा करवाई थी, ये जब्त हो जाती है। यानी सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को टोटल वैध मतों का 1/6 यानी 1/6 मत अगर उसको मिल जाते हैं, तो वो व्यक्ति चुनाव में जीत प्राप्त कर लेता है। यानी ये मिनिमम वोट्स हैं। तो ये वोट अगर उसको मिल जाते हैं ना, तो ये 15,000 रुपये की राशि आरबीआई जो है उस व्यक्ति को पुनः लौटा देता है। क्लियर? आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ रहे हैं। 15,000 रुपये आरबीआई में उसने जमा करवाए राष्ट्रपति के रूप में उस खड़े उम्मीदवार ने। जैसे ही उसने मिनिमम वोट प्राप्त कर लिए 1/6 उसने वोट प्राप्त कर लिए टोटल वोट्स का, तो उसकी जो 15,000 रुपये की आरबीआई ने राशि रखी थी वो उस व्यक्ति को पुनः लौटा दी जाती है। और अगर ये वोट उसको प्राप्त नहीं होते हैं इतने मिनिमम वोट, तो ये 15,000 रुपये राशि आरबीआई अपने पास रख लेता है। क्लियर है? तो वही फॉर्मूला यहाँ सिस्टम लगता है कि अगर उसको मिनिमम वोट्स नहीं मिलते हैं उपराष्ट्रपति को, जो उस व्यक्ति खड़ा हुआ है उपराष्ट्रपति के पद के लिए, तो ये 15,000 रुपये की राशि है ना, ये आरबीआई रख लेगा कि भैया अब ये राशि मेरी होगी, अब मैं आपको नहीं दूंगा। क्लियर? तो ये कह रहा है कि अब ये तो इस प्रकार से तुमने चुन तो लिया, अब यहाँ पे हटाने की बारी आती है कि अब जब हम उस उपराष्ट्रपति को हटाएंगे ना, तो कैसे हटाएंगे? राज्यसभा से एक बहुमत पारित करेंगे। क्या राज्यसभा के बहुमत से हम एक संकल्प लेकर के आएंगे, और राज्यसभा में अगर उसको पारित कर दिया जिस पर लोकसभा ने सहमति दे दी, तो हम उस व्यक्ति को जो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया है उसको हम उस पद से हटा देंगे। क्लियर है? आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये आपको बात समझ में आई है। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट जो शपथ लेगा, ऑथ टेकिंग जो की जाती है उसमें क्या बोलता है, तो देखो वो बोलता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। ठीक है, तो ये शपथ में बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में मित्रों शपथ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपको ये कमेंट करना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, ठीक है, हमने शपथ का प्रावधान किया है। ठीक है, तुरंत प्रभाव से अभी की अभी कमेंट आपको ये करना है कि कौन सी संविधान की अनुसूची में हमने शपथ का प्रावधान किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या फिर उसकी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, ये भी आपको कमेंट जरूर करना है अभी तुरंत कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति मान लीजिए अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को जो नियुक्त कर दिया उस व्यक्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति को ऑथ टेकिंग करवाई जाती है। क्लियर है? तो साथियों ये हमने चर्चा करी शपथ की, उसकी योग्यताओं की अब तक हमने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ कि अभी तक की बातें जो है सारी आपको क्लियरली समझ में आई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। अभी हमने योग्यताओं की बात करी थी, ठीक है,
कि उसको भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और लाभ के पद पर वो व्यक्ति कार्यरत न हो। तो ये 4 योग्यताएं हमने बताई थी। अब कुछ शर्तों की हम बात कर रहे हैं कि ये इस योग्यताओं के होने के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ कुछ शर्तें भी लगा रखी है हमने कि वो शर्तें जब पूर्ण हो जाती है तो ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है या उपराष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। देखो क्या कहता है कि वह संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को खाली कर दिया है। यानी और दूसरा कहता है कि वह लाभ के पद पर न हो। यानी सिंपल सी बात क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या राज्य की विधानसभा में चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का कोई सदस्य है, ठीक है, और वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो व्यक्ति जीत भी गया, ठीक है, तो उसको उपराष्ट्रपति का पद धारण करने से पहले मित्रों क्या करना पड़ेगा, उसको जिस भी सदन का वो सदस्य है ना, मान लीजिए कि वो लोकसभा का ही सदस्य है और वो उपराष्ट्रपति बन गया, तो पहले उसको लोकसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी, तब ही वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगर वो सीट खाली नहीं करता है तो हम ये मान लेंगे कि उसकी सीट जो है उसने खाली कर दी है। दूसरा ये कहता है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर रहता है तो वह उपराष्ट्रपति नहीं रह सकता। क्लियर? आशा करता हूँ कि तो ये बात जो है ना, मैंने आपको की जो बात बताई है आपको अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गई। अब चर्चा करते हैं मित्रों नेक्स्ट पदावधि की और पद रिक्तता, यानी पद पर अवधि कितनी होगी, यानी कितने वर्ष तक वो अपना कार्यकाल कितने वर्ष तक अपने कार्यकाल में बना रहेगा, यानी कितने साल तक वो उपराष्ट्रपति पद पर रहेगा। और साथ ही ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है, सिचुएशन ऐसी कौन सी हैं कि उन परिस्थितियों में हमारे वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो खाली हो सकता है। तो देखो पहले पदावधि की चर्चा करते हैं कि कितने साल तक वो पद पर बना रहता है। अब ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है ना, उसके पद ग्रहण करने से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए भी 5 वर्ष तक होती है। क्लियर? हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल होगा। अगर वो 5 साल से पहले अगर खुद हटना चाहता है उपराष्ट्रपति के पद से तो बेशक वो हट सकता है, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पहले भी हटा सकते हैं। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है? ये कहता है जिस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा था ना राष्ट्रपति के चैप्टर में कि आर्टिकल 61 के माध्यम से हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे थे, ठीक है, और उस महाभियोग के माध्यम से उसको हम राष्ट्रपति को हटा देते थे। लेकिन यहाँ पे कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने कोई ऐसी प्रोसेस जैसी राष्ट्रपति के लिए हमने बताई थी महाभियोग की प्रोसेस, वैसी प्रोसेस उपराष्ट्रपति के पद के लिए हटाने के लिए नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो हमें महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर? तो कैसे हटाते हैं उसे देखो, राज्यसभा के द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जाता है, अर्थात सदन के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाना होना तो राज्यसभा, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इस कारण से हम उसको हटाएंगे किस प्रकार से, राज्यसभा ही से ही हम उसको हटाएंगे और राज्यसभा बहुमत में एक प्रस्ताव पारित करेगी, और अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको फिर उपराष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा देते हैं, और इसे लोकसभा की सहमति भी आवश्यक होती है। यानी उस प्रस्ताव को मान लीजिए राज्यसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा ने भी उस प्रस्ताव पर सहमति दे देनी चाहिए। अगर लोकसभा उस प्रस्ताव पर सहमत है तो हम उसको उपराष्ट्रपति के पद से हटा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। यानी राज्यसभा उसको प्रभावी बहुमत से हटाए और लोकसभा उसको सामान्य बहुमत से। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। यानी वापस से हमें अगर हटाने के लिए संकल्प लेकर आ रहे हैं तो राज्यसभा में ही हम उसको ला सकते हैं, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का पहले नोटिस हम न दे दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है। तो आगे देखो क्या कहता है, ये कहता है कि
ऐसा कोई प्रस्ताव हम पेश नहीं कर सकते जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दे दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। यानी जब भी हम उपराष्ट्रपति को हटाएंगे ना, तो पहले 14 दिन पहले ही हम उसको सूचना दे देंगे कि भैया आपको जो हम हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। यानी जब भी उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो उपराष्ट्रपति को पहले ही पता हो जाएगा कि मेरे खिलाफ जो है राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ, यानी 14 दिन का अग्रिम नोटिस हम उसको दे देंगे। और ये कहता है कि यहाँ यह भी बात इंपॉर्टेंट है कि संविधान ने ये नहीं बताया कि किस बेसिस के आधार पर आप उपराष्ट्रपति को अपने पद से, उसके पद से हटाओगे। यानी जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चैप्टर में हमने बताया था कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर, किसके आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, ये बताया हमने संविधान ने। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में ये नहीं बताया कि किस बेसिस पर आप उस उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाओगे। राष्ट्रपति के में तो बताया है कि संविधान का अगर उसने उल्लंघन कर दिया, संविधान के, यानी संविधान ही हमारे इंडिया में सर्वोपरि है, संविधान के नियमों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति को, उसको पद से हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए हमने ऐसा कोई विशेष बेसिस हमने नहीं बताया किस बेसिस के आधार पर आप उसको उपराष्ट्रपति के पद से हटाओगे। कहता है कि उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के बाद भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है और पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। क्लियर? यानी क्या कहता है, कहना ये चाहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा ना, जैसे ही उसका 5 साल का कार्यकाल हुआ ना, तब भी पूरा हुआ, तब भी वह उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, नए राष्ट्रपति का जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा और वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति कहलाएगा। क्लियर है? और इस पद पर एक व्यक्ति जो है कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए एक बार उपराष्ट्रपति बन गया तो वो 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार, जितनी बार बनना चाहिए वो बन सकता है। ठीक है, और वापस उसी पद पर वो चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने बताया। अब देखो 5 परिस्थितियों की चर्चा करेंगे कि ऐसी 5 परिस्थितियां हम बताएंगे कि 5 परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद जो है उसकी पोस्ट खाली हो सकती है। पहली क्या है कि 5 वर्ष का मान लीजिए उसकी कार्यकाल पूरा हो जाए तो सिंपल सी बात है 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद हम नया चुनाव करवाएंगे और नया राष्ट्रपति बनेगा तो वो उसके पद से हट जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे। ठीक है। तीसरा, अगर मान लीजिए हमने राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव हम लेकर के आए और प्रस्ताव ला करके हमने उसको उसके पद से बर्खास्त कर दिया, हटा दिया हमने। चौथा, मान लीजिए उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। और 5वां, कोई अन्य कारण बन जाए, यानी मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके चुनाव को इलीगल घोषित कर दे, तो उस परिस्थिति में भी उसका पद जो है, उसकी पोस्ट जो है वो खाली हो सकती है। क्लियर है? तो ये 5 परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है ना, उसका पद जो है वो खाली हो सकता है। और यही 5 परिस्थितियाँ हमने जब राष्ट्रपति का चैप्टर डिस्कस किया था तब मैंने ये 5 परिस्थितियाँ वहाँ भी बताई थी कि सेम एज इट इज 5 परिस्थितियाँ वहाँ भी आती है। इन 5 परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो सकता है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चैप्टर में। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात आपको अब तक समझ में आई है। अब चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती है, आखिर वो काम क्या क्या करता है। ठीक है, विधायिका से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित क्या क्या उसकी शक्तियाँ होती है, पावर्स की चर्चा करेंगे। तो क्या कहता है, देखो कहता है कि उपराष्ट्रपति के काम जो है वो दोहरे होते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति काम दोहरे होते हैं। कैसे? कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आई होप कि ये बात आपको पता होगी। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है और पदेन सभापति हम उसको बोलते हैं क्योंकि उस व्यक्ति जो होता है वो पहले से उपराष्ट्रपति होता है। इस कारण से पदेन यानी वह पहले से किसी पद पर है। ठीक है, पदेन सभापति का मतलब मित्रों यही होता है। पदेन मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर पहले से है और अन्य पद पर हम उसको बिठा देते हैं तो उसको हम कहते हैं पदेन सभापति। तो पदेन सभापति हमने इसलिए कहा क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति पहले से ही है तो वो क्या हो गया? पदेन सभापति हो गया उसका राज्यसभा का।
तो कहता है कि राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में वो काम करता है और इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व काम लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। यानी जैसी पावर्स लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है वैसी ही पावर्स हमने राज्यसभा के सभापति को भी दी है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही काम करता है। यानी जैसी पावर्स अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट के पास होती है वैसी पावर्स हमने भी हमारे उपराष्ट्रपति को दे रखी है। और हमने शुरुआत में चर्चा भी करी थी कि इंडिया में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका की तर्ज पर बनाया है। ठीक है, तो पहला काम तो ये हुआ। और दूसरा काम देखो क्या कहता है। दूसरा काम ये कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक बना रह सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना हमें आवश्यक है। क्या कहना चाहता है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात बता रहा है। और ये कहता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद जो है त्यागपत्र के कारण या महाभियोग के माध्यम से हमने राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया या उसकी मृत्यु हो गई या अन्य किसी कारण से मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया ना, तो फिर वो उपराष्ट्रपति जो है ना उसको हम क्या बना देंगे, उसको हम बना देंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बनाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे। यानी उसके राष्ट्रपति के जो काम हैं उसका वो यानी उन कामों को वो वहन करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति हमने उसको बना दिया और कार्यवाहक राष्ट्रपति में रूप में ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 माह तक बना रहेगा। यानी एक व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह तक बना रह सकता है। 6 माह के अंदर अंदर में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा। क्लियर, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है। यानी सिंपल सी बात है, अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो जाता है तो उस परिस्थिति में हम जो है उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देते हैं। यानी उसके कामों का वो जो काम राष्ट्रपति करता था उसके काम जो होंगे वो फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे और उसको हम कह दिया क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रह सकता है। इस 6 माह की अवधि में हमें नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा। क्लियर, आगे कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। इस अवधि में तो उसके कामों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है। अब देखो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, हमने बना दिया कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको, उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक तरह से उसको मान लीजिए राष्ट्रपति बन गया वो, ठीक है। तो उस परिस्थिति में उसके कामों का यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति हमने जब उपराष्ट्रपति को बना दिया, ध्यान रखना हमने उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को हमने कार्यवाहक राष्ट्रपति जब बना दिया ना, तो आपको पता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो फिर उस परिस्थिति में जब उपराष्ट्रपति को हमने कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया तो फिर तो वो राष्ट्रपति के काम करेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो सारे काम उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। तो इस कारण हम क्या करते हैं, फिर उसका हमने तोड़ निकाला कि राज्यसभा का सभापति हमने बनाया था उपराष्ट्रपति को, तो हम क्या करते हैं कि फिर राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति नहीं रहता। फिर हम क्या करते हैं, राज्यसभा का जो उपसभापति है ना वही व्यक्ति जो है सभा की अध्यक्षता करता है। किसकी, राज्यसभा के सभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करता, उपसभापति यानी राज्यसभा का उपसभापति करता है। क्लियर, आयोग की ये बात आपको समझ में आई। सिंपल सी बात समझना कि उपराष्ट्रपति को तो हमने क्या बना दिया, उसको बना दिया हमने कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो उस परिस्थिति में फिर वो जो उपराष्ट्रपति है जो पहले पदेन सभापति था राज्यसभा का, तो फिर वो पदेन सभापति अब नहीं रहता, तो क्या रहता है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है। तो फिर जो हमारा राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता हमारी उपसभापति के द्वारा किए जाएंगे। कौन सा उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर, आयोग की ये बात सिंपल से तरीके से जो मैंने समझाई है वो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आई है। आगे कहते हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है, उसे जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। क्या कहता है, जो भी वेतन, जो भी सैलरी हम उपराष्ट्रपति को जो देते हैं ना, वो सैलरी उपराष्ट्रपति होने के कारण नहीं दी जाती, वो सैलरी दी जाती है उसको राज्यसभा का सभापति होने के कारण। क्लियर है, आयोग की ये बात आपको समझ में आई है। कह रहा है ना कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उसको वेतन मिलता है। और 2018 में संसद ने क्या किया, राज्यसभा के सभापति का वेतन जो था पहले 1.25 लाख रुपए था, उसको बढ़ा करके 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया। और पेंशन कितनी दी जाएगी, वेतन का 50%, ठीक है। और राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है,
पिछली वीडियो में, पिछले लेसन में जो राष्ट्रपति का लेसन था उसमें डिटेल से मैंने बताया था कि 5.8 लाख रुपए राष्ट्रपति को सैलरी दी जाती है, और उसको जो पेंशन मिलती है ना, वो पेंशन मिलती है उसकी सैलरी की 50%, यानी 5 लाख रुपए अगर हम राउंड फिगर में उसको माने तो सीधी सी बात है 2.5 लाख रुपए उसको पेंशन दी जाती है। क्लियर। और वही प्रावधान, वही प्रोविजन यहाँ पे आ रहा है कि 4 लाख रुपए अगर हम उसको वेतन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं उपराष्ट्रपति को, किसके कारण? राज्यसभा के सभापति होने के कारण। मैं बार बार कह रहा हूँ, वह व्यक्ति राज्यसभा का सभापति है, इस कारण से हम उसको सैलरी दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति है, इस कारण से हम उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं। और सैलरी कितनी? 4 लाख रुपए। पेंशन कितनी दी जाएगी? 4 लाख रुपए का आधा, यानी 2 लाख रुपए। ठीक है। जैसे ही वो सेवानिवृत्त हुआ, 2 लाख रुपए हम उसको देंगे पेंशन के रूप में। प्रतिमाह 2 लाख रुपए उसको पेंशन के रूप में मिलेंगे। साथ ही उसको मित्रों अलग से अन्य सुविधाएं भी मिलती है, कार्यालय स्टाफ हो गया, यात्रा की सुविधा। क्लियर। आगे कहता भी है कि इसके अलावा दैनिक भत्ता मिलेगा उसको, पूर्ण सुसज्जित आवास यानी उसको रहने के लिए घर मिलेगा, फ़ोन की सुविधा उसको मिलेगी, कार की सुविधा मिलेगी, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो चिकित्सा की सुविधा, और अगर वो कहीं घूमने जाना चाहता है तो ये भी सारी सुविधाएं उसको निःशुल्क दी जाएगी, यानी जितना भी पैसा उसमें लगेगा सारी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। क्लियर। और ये सभी सुविधाएं राष्ट्रपति को भी मिलती है जब वो रिटायर्ड हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता, अपितु तो उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन में भत्ते मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब फिर यहाँ निकल करके आ गई, वही बात जो हम अभी मैंने आपको समझाई थी। क्या? कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और राष्ट्रपति की पद खाली हो गया, तो हमने क्या किया कि उपराष्ट्रपति जो था उसको हमने कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। अब मित्रों वो क्या बन गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया। तो अब उसको सैलरी हम किसकी देंगे? हम उसको सैलरी उपराष्ट्रपति होने की दें, या उसको राज्यसभा के सभापति होने की दें, या राष्ट्रपति के पद की होने के लिए उसको दें सैलरी, यानी किस पद के लिए उसको हम सैलरी दें? तो उसको सैलरी जो दी जाती है ना, वो उसको सैलरी दी जाती है राष्ट्रपति होने के कारण। यानी राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है कितना? 5 लाख रुपए, और भत्ते जो भी मिलते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति को मिलेंगे। क्लियर। यानी उस परिस्थिति में उसको 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। वह राष्ट्रपति के जो कर्तव्य होते हैं उसका जो, यानी राष्ट्रपति जो काम करता है उसके कर्तव्यों का वह निर्वहन करता है, इस कारण से उसको सैलरी भी राष्ट्रपति की ही दी जाती है। और राष्ट्रपति को 5.8 लाख रुपए दी जाते हैं, यानी 5,08,000 रुपये उसको जब दिए जाते हैं, तो इस कारण से वही सैलरी फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति को हम देते हैं, क्योंकि वह राष्ट्रपति के कामों का उत्तरदायित्व, यानी राष्ट्रपति के उत्तरदायित्वों का वह वहन कर रहा है, तो इस कारण से उसको सैलरी भी राष्ट्रपति की ही दी जाती है। कह रहा ना कि किसी भी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं उसको हम देते हैं, बल्कि राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन हम उसको देते हैं। क्लियर है। आशा करता हूँ कि मित्रों ये बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट अंतिम बात कि भारत और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी इंडिया में और अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जो है उसमें क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलरिटीज हैं, उसकी चर्चा करते हैं और चैप्टर को फिर मित्रों क्लोज करेंगे। आज चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं कि यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर बनाया, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता है। यानी ये कह रहा है कि शुरुआत में भी हमने बताया था मित्रों, मैंने आपको बताया था सिंपल से तरीके से कि हमने जब उपराष्ट्रपति का जो पद बनाया ना, वो हमने यूएसए की तर्ज पर बनाया, यानी अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद होता है, तो वहीं से हमने ये प्रावधान लिया है और उपराष्ट्रपति का पद हमने बनाया है। लेकिन ये कह रहा है कि बेशक हमने उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका की तर्ज पर बनाया तो है, अमेरिका के मॉडल पर बनाया तो है, लेकिन उसमें हमें डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या डिफरेंस मिलता है। कहता है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष काल तक नहीं रहता, वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक काम करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण कर ले। क्या बात कह रहा है? देखो सिंपल से तरीके से समझिएगा। ये कहना चाहता है कि हमने देखो उपराष्ट्रपति का पद बनाया अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल के आधार पर, ठीक है, लेकिन हमने उसमें डिफरेंस देखा। क्या डिफरेंस देखा? अमेरिका में मित्रों क्या होता है,
मान लीजिए राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका पद खाली हो गया, किसी भी कारण मान लीजिए उसका चुनाव भी रद्द हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ऐसा समझिए कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति था, सॉरी अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पद खाली हो गया, ठीक है। अब उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, अमेरिका में क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति है ना, वो क्या करता है, उसको हम बना देते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और वो कब तक रहेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, मान लीजिए कि राष्ट्रपति बना था 1 साल या 2 साल, मान लीजिए ऐसा समझिए 2 साल तक वो राष्ट्रपति के पद पर बना था, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 साल का, लेकिन 2 साल का कार्यकाल उसने पूर्ण कर लिया था। यानी किसी भी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना, 2 साल उसके निकल गए थे, यानी 2 साल तक वो अपने पद पर बना हुआ था, 3 साल का कार्यकाल उसका बच रहा था। उसी समय क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, तो बचा कितना समय, 3 साल और उसके बच रहे थे। तो हमने क्या किया, उपराष्ट्रपति जो था उस उपराष्ट्रपति को हमने कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया अमेरिका में। और वो कितने समय तक बना रहेगा, वो बना रहेगा 3 साल तक, क्योंकि यहाँ पे 2 साल तो उसने राष्ट्रपति ने बिता लिए थे और 3 साल उसके बच रहे थे। तो 3 साल कौन बिताएगा, उपराष्ट्रपति बिताएगा, किसके तौर पर, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। यानी उस परिस्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवाया जाता वहाँ, तो मित्रों जो बचा हुआ कार्यकाल है ना, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति ही बिताएगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, 2 साल उसने कार्यकाल पूर्ण कर लिया था, ठीक है, 3 साल का कार्यकाल उसका बच रहा था, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होगा, जो उपराष्ट्रपति जो होगा उसको हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देंगे। और वो कब तक बना रहेगा, वो केवल और केवल 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रहेगा। यानी वो 3 साल तक नहीं रहेगा फिर बना हुआ, केवल और केवल 6 माह तक बना रहेगा। और वह भी 6 माह की जो अवधि है ना, इस 6 माह की अवधि में हम नया चुनाव करवा लेंगे राष्ट्रपति का और नया राष्ट्रपति हम बना देंगे। क्लियर, आई होप कि ये बात मित्रों आपको समझ में आई है। सिंपल से तरीके में ये समझना कि जो अवधि बच जाती है ना, मानी 2 साल का कार्यकाल उसने पूर्ण कर लिया था, 3 साल का बच रहा था, तो अमेरिका में क्या होता है कि बाकी 3 साल का जो कार्यकाल है ना, वो कौन बिताएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बिताएगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है, 2 साल का कार्यकाल उसने पूर्ण कर लिया, 3 साल का बच रहा था, ठीक है। तो अब बाकी 3 साल का कार्यकाल जो है उसमें से केवल और केवल 6 माह तक ही, किसमें, इस 3 साल के कार्यकाल में से केवल 6 माह तक ही एक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बना रह सकता है। और इस 6 माह की अवधि में हमें राष्ट्रपति का चुनाव हम करवा लेंगे और नया राष्ट्रपति हम बना देंगे। क्लियर, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है। तो साथियों आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित उपराष्ट्रपति। आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी प्रकार से समझ आया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जो है ओपन है, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो मित्रों आज की पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों उसको शेयर करना है। और चैनल को मित्रों अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं फिर कह रहा हूँ आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का जो बटन है उसके ओर पर आप क्लिक करना, ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मित्रों मैंने पहले भी कहा था कि भारत की राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत की, वो कंप्लीट हम करेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, उपराष्ट्रपति से संबंधित लेसन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हुआ। आने वाले लेसन में लेसन नंबर 19 जो होगा वो हमारा प्रधानमंत्री से संबंधित होगा। यानी नए लेसन में हम प्रवेश करते हैं यानी नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा प्रधानमंत्री से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर की हम चर्चा करेंगे आने वाली नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।